हेलो स्टूडेंट, आज हम पीसी कल्चर में एम्स ऑफ फिश कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो फिश कल्चर का जो एम है वो सबसे पहला है कि मछलियों का अधिक उत्पादन, सेकंड केवल स्वादिष्ट मछलियों का उत्पादन, और थर्ड जो फिश इंडस्ट्री है उससे विभिन्न प्रोडक्ट का निर्माण करना। इसके बाद क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कल्चरेबल फ़िश हैं, तो सबसे पहले है कि सामान्य रूप से जो उपलब्ध हो आहार उसी पर ही निर्भर हो, स्वभाव से शाकाहारी हो, जो पौंड के पानी है उसके गुण और मौसम के अनुसार जो अचानक मौसम का चेंजेस आ जाता है उसको सहन शक्ति होनी चाहिए। इसके बाद बिना किसी बाधा के जो पौंड्स हैं वो अन्य मछलियों के साथ रह सकें। फिर इसके बाद शीघ्रता से वृद्धि करके उचित भार और लंबाई में पहुंचने में समर्थ हों, भोजन की अल्प मात्रा ही उनके लिए पर्याप्त हो, रोगों के लिए प्रतिरोधी हो, उच्च जनन क्षमता वाली हो और काफ़ी समय तक रखने योग्य हो और उसमें पोषक तत्व होने चाहिए। इसके बाद आता है फैक्टर्स दैट अफेक्ट फिश कल्चर। जो फिश कल्चर है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो अनेक पर्यावरण के कारक हैं, जैसे लाइट है, रेन है, टेम्परेचर, वाटर फ्लो है, पीएच है, वाटर की कठोरता है या उसमें पोल्यूटेंट हैं। ये सभी फैक्टर हैं जो फिश कल्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ पीसी कल्चर ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम। जो फिश कल्चर है वो सेंटर का उपयोग बड़ी संख्या में किया जाता है। तो ऐसे सेंटर में अनेक पौंड बना दिए जाते हैं जो ताज़े पानी के सोर्स से जुड़े होते हैं। इनमें 5 प्रकार के पौंड होते हैं। हैचरी, जहां अंडों से लार्वा निकलते हैं। नर्सरी, जहां लार्वा वृद्धि करते हैं। थर्ड, रेयरिंग टैंक, जिसमें मछलियां बड़ी होती हैं। और स्टॉकिंग टैंक, जहां इनका स्टोरेज होता है। तो सबसे पहले है ब्रीडिंग पौंड। तो आहार के रूप में काम आने वाली मछलियां जैसे कार्प को पौंड या टैंक में या किसी किनारे पर विशेष प्रकार के ब्रीडिंग जो साइट होती हैं वहाँ रखा जाता है। तो अनेक पौंड्स बनाए जाते हैं और वो ताज़े पानी के सोर्स से जुड़े रहते हैं। सेकंड है फिश सीड। इसमें क्या होता है, जो जनन जलाशय हैं या ब्रीडिंग पौंड हैं उससे मछलियों के पौनों को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो पौनों को कलेक्ट करने के लिए नदियों या कोई मोड़ होता है, जो स्थान उपयुक्त होता है उससे जोड़ दिया जाता है। तो पौनों को कलेक्ट करने के लिए एक जाल होता है जिसे बेंची जाल कहते हैं। यह जाल कीप नुमा होता है, दोनों सिरों पर खुला होता है और 10 से 20 फुट लंबा होता है। जो बेंची जाल होता है उसमें मछलियों की विभिन्न स्टेज को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसे हेचरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद आता है हेचरी। जो फर्टिलाइज्ड एग हैं उन्हें हेचरी में रखते हैं और हेचरी के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि ये ब्रीडिंग पौंड के समीप होने चाहिए। सेकंड, इनका आकार छोटा होना चाहिए। थर्ड, केवल इतना पानी होना चाहिए कि 1 से 2 मंथ में सूख सके। और इसके बाद हैचरी की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। जो हैचरी होती हैं वो छोटे आकार के पौंड होते हैं जहां फर्टिलाइज्ड एग को रखा जाता है और इसमें रखने के 2 से 15 घंटे में हैचिंग हो जाता है। तो हैचिंग की निम्न हानियां हो सकती हैं। नंबर 1, तापमान में अचानक परिवर्तन आ जाना या पौंड जो है उसमें प्रीडेटर्स का एंटर हो जाना या पौंड का पानी सूख जाना। तो इन सब कारणों के कारण अंडों के नष्ट होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके बाद अंडों से निकलने वाले जो हैचलिंग होते हैं उन्हें 36 से 48 घंटों तक हापा में रखने के बाद नर्सरी टैंक में ले जाते हैं। तो अब इन्हें फ़िश फ्राई कहते हैं। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश फ्राई टू नर्सरी टैंक। फ़िश फ्राई का नर्सरी टैंक में ट्रांसपोर्ट करना। तो फ़िश फ्राइड को इकट्ठा करते हैं और नर्सरी में पहुंचाने से पहले कुछ समय के लिए पानी में रखकर उन्हें कंडीशनिंग किया जाता है। उनकी मोर्टेलिटी को रोकने के लिए जो पानी का टेम्परेचर है वो कम रखा जाता है। जो पोल्यूटेंट हैं या इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो मोर्टेलिटी वाली फ़िश फ्राई हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है और इन्हें ऑक्सीजन से युक्त जो धातु के पात्र होते हैं उनमें सील करके नर्सरी में भेजा जाता है।
एल्केथीन की जो थैलियाँ होती हैं या बैग होते हैं उसमें रखकर फ़िश फ्राई को हापा से नर्सरी में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद आता है नर्सरी पोंड। जो फ़िश फ्राई होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने चाहिए। जो नर्सरी पोंड होते हैं वो हैचिंग हापा के पास ही होने चाहिए। जो नर्सरी पोंड है वो 50 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा, 4 से 5 फुट गहरा होना चाहिए और अंडों से हैचिंग के समय पहले ही नर्सरी पोंड को तैयार कर लेना चाहिए और जो पोंड होता है उसमें वाटर का इनफ्लो और आउटफ्लो को कंट्रोल रखना चाहिए। इसके बाद है मोर्टेलिटी इन नर्सरी पोंड। तो नर्सरी पोंड में जो फ़िश फ्राई हैं उनकी मोर्टेलिटी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला है वाटर की जो क्वालिटी होती है उसमें अचानक होने वाले परिवर्तन। सेकंड, फ्राइज़ के लिए उचित खाद्य की कमी। तीसरा, पोंड में प्रीडेटर्स का आ जाना। और फिर इसके बाद है स्वजाति भक्षण, अपनी ही जातियों का भक्षण करना। क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए नर्सरी पोंड के लिए जिससे कि उन्हें कम से कम हानि पहुँचे। तो सबसे पहला है जो वाटर का सर्कुलेशन है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। जो नर्सरी पोंड है वो हैचिंग पोंड के नज़दीक होने चाहिए। थर्ड, प्रत्येक पोंड में फ्राइज़ की सीमित संख्या ही होनी चाहिए। खाद्य पदार्थों का उचित मात्रा में पर्याप्त होना चाहिए और पोंड में प्रीडेटर्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद 10 से 15 सेंटीमीटर की होने पर जो फ़िश फ्राई होती हैं उनको पालन पोषण के लिए पोंड में ट्रांसफ़र करते हैं और अब ये फिंगरलिंग्स भी कहलाती हैं। इसके बाद आता है रेयरिंग पोंड, जहाँ पालन पोषण ताल कहा जाता है जिसे। तो फिंगरलिंग्स को तैरने के लिए पर्याप्त सुविधा के लिए रेयरिंग पोंड संकरे किंतु काफ़ी लंबे बनाने चाहिए। जो रेयरिंग पोंड होते हैं उनको टॉक्सिसिटी या प्रीडेटर से मुक्त करना चाहिए। जो रेयरिंग पोंड होते हैं वो 6 फुट से अधिक गहरे नहीं होने चाहिए और फिंगरलिंग्स की संख्या में खाद्य पदार्थ होने चाहिए। फिंगरलिंग्स के 20 सेंटीमीटर लंबा होने पर इन्हें स्टेकिंग या स्टोरेज टैंक में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। जो फिंगरलिंग्स हैं उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए 1000 लीटर क्षमता वाले कंटेनर्स में फिंगरलिंग्स को रेयरिंग टैंक में स्टोरेज कर लेना चाहिए और ट्रांसपोर्ट के समय फिंगरलिंग्स को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने से बचाना चाहिए। तो सोडियम एमाइलेट या बारबीफ्यूरेट जैसे केमिकल्स द्वारा उसे निष्क्रिय कर देना चाहिए जिससे ट्रांसपोर्ट के समय कम ऑक्सीजन का उपयोग किया जा सके। इसके बाद ट्रांसपोर्ट से पहले फिंगरलिंग्स को अधिक संख्या में पानी से धोना चाहिए। एंटीबायोटिक्स, मिथाइल ब्लू, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और नमक आदि फिंगरलिंग्स को प्रीडेटर से सुरक्षा रखनी चाहिए। इसके बाद है स्टॉकिंग टैंक, जहां इनका संग्रह किया जाता है। तो स्टॉकिंग टैंक किसी भी प्रकार की प्रीडेटर से फ्री होना चाहिए। प्लांक्टोनिक और जू प्लांक्टन की वृद्धि के लिए उसमें उचित मात्रा में उर्वरक डालने चाहिए। खाद के लिए प्रति हेक्टेयर 20,525 टन गोबर, केमिकल्स के लिए प्रति हेक्टेयर 1000 से 1500 केजी सुपर फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट डालना चाहिए। और मछलियों का जो पोषण है उसमें सबसे उपयुक्त स्थान प्रातःकाल का होता है। इसके लिए चना, चावल है, धान है, सरसों है, मूंगफली है, तिलहन की खली का चूरा अधिक उपयुक्त रहता है और ये आसानी से पच भी जाते हैं और सस्ते भी होते हैं। तो भोजन की मात्रा में मछलियों की संख्या और जातियों के प्रकार पर निर्भर करती है। तो आकार और भार की होने पर ही मछलियों को पकड़ना चाहिए।